नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना के बहुत शुरुआती दिनों की, तब की जब राजेश खन्ना नहीं बने थे बल्कि सिर्फ और सिर्फ जतिन खन्ना थे और तैयारी कर रहे थे थिएटर से निकलकर फिल्मों में आने की। और तभी उनके हाथ एक तिलिस्म लगा, फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइन प्रतियोगिता। और इसका मूल उद्देश्य था हिंदी सिनेमा में नए टैलेंट को पेश करना, लेकिन ज़्यादातर नए लोग पुराने अभिनेताओं को ही दोहराते थे या उनकी परछाइयाँ बल्कि नकल ही होते थे। शायद दर्शकों की भांति फिल्मों को बनाने वाले भी किसी ऐसे की तलाश कर रहे थे जो अतीत की बेड़ियों को तोड़कर दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की त्रिमूर्ति से आगे देख सके, उनसे आगे निकल सके, कुछ नया कर सके और नए तरीके से कर सके। जो आज़ादी के बाद हिंदी सिनेमा के पहले बड़े सितारे थे और एक तरीके से जिनकी रफ्तार लगभग 2 दशक के बाद भी धीमी नहीं हो रही थी, वो अपनी एक धारा में चल रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि लोग उनसे थक भी रहे थे, बोर भी हो रहे थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास। फिल्में देखनी है तो यही बड़े सितारे थे जो उन दिनों फिल्मी दुनिया के कैनवास पर बड़ी लकीर खींच रहे थे। इन मशहूर तीनों के बाद सीढ़ी पर दूसरे पायदान पर आने वाले भी उसी सांचे में ढले थे और उन्हीं जैसा काम करने की कल्पना करते थे। कुछ अलग ढंग से करें, लेकिन करते वही थे। राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार दिलीप कुमार से आगे कुछ नहीं सोच पाए और शम्मी कपूर ने अपने लिए सफलतापूर्वक ऐसी अलग जगह बनाने के बाद भी, जिसे आज तक कोई चुनौती नहीं दे सका, अपने करियर का बड़ा हिस्सा देवानंद से बेहतर होने की कोशिश में ही बिता दिया। दिलीप कुमार ने न केवल हरिकृष्ण गोस्वामी को अभिनेता बनने के लिए, हरिकृष्ण गोस्वामी यानी कि मनोज कुमार, बल्कि पर्दे पर अपने किरदार का नाम मनोज कुमार अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। और शम्मी कपूर तो वास्तव में अपने करियर के लिए देवानंद के एक तरीके से कर्जदार थे, जिन्होंने तुमसा नहीं देखा साल 1957 को इनकार कर दिया था। वो फिल्म जिसने शम्मी को 19 भूल जाने लायक फिल्मों के बाद अचानक से रातों रात एक सनसनी मचा दी, स्टार बना दिया। जिस समय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइन की स्थापना की गई, उस समय उसमें व्यावसायिक हिंदी सिनेमा बिरादरी के बड़े बड़े नाम शामिल थे। B.R. चोपड़ा, बिमल रॉय, देवेंद्र गोयल, F.C. मेहरा, G.P. सिप्पी, H.S. रावेल, हेमंत कुमार, नासिर हुसैन, J. ओम प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति सामंता और सुबोध मुखर्जी। ये बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे, बड़े डायरेक्टर थे, बड़े निर्माता निर्देशक थे। फिल्म निर्माताओं का एक स्वस्थ मिश्रण था इसमें, जो न केवल विभिन्न प्रकार की फिल्में बनाते थे बल्कि अनुभव का सच्चा तालमेल भी प्रस्तुत करते थे। और उनमें से कुछ जैसे बिमल रॉय और B.R. चोपड़ा पहले से ही मजबूत स्थिति में थे, जबकि शक्ति सामंत और J. ओम प्रकाश जैसे कुछ अपनी दूसरी और अधिक सफल पारी की कगार पर थे। पहले भी कुछ प्रतियोगिताएं हो चुकी थी, लेकिन इस प्रतियोगिता की जो बात अलग करती थी उन बाकी प्रतियोगिताओं से, वो इसके अंदर ये था कि इसके विजेता को हर एक सदस्य द्वारा निर्मित एक एक फिल्म में मेन लीड रोल मिलना था। और इसके अतिरिक्त फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइन टैलेंट हंट सामूहिक रूप से नई पीढ़ी को सामने लाना चाहती थी, क्योंकि जो पुराने सितारे थे, अब ठीक है हिट हो रहे हैं, सुपर हिट हो रहे हैं, लेकिन लोग थक गए थे। उनके साथ की पीढ़ी बदल रही थी। बाप दादा के ज़माने के जो स्टार थे वो उनके नाती पोतों तक वैसे ही किरदार निभा रहे थे, बढ़ी हुई उम्र के बावजूद। और चूंकि इसके अतिरिक्त फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइन टैलेंट हंट सामूहिक रूप से नई पीढ़ी को सामने लाने की तैयारी में था, इसलिए इसके सदस्य दूसरा स्थान पाने वालों को भी जरूरत के मुताबिक अपनी फिल्मों में भूमिकाएं देने वाले थे। ये भी तय था कि जो जीतेगा उसको तो मिलेगा ही कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक, लेकिन जो दूसरे तीसरे पायदान पर रहेगा उसके लिए भी कुछ ना कुछ है। इस प्रतियोगिता ने पूरे भारत से हजारों इच्छुकों को आकर्षित किया। हिंदी सिनेमा का प्रलोभन ऐसा था कि हिस्सा लेने वालों ने औरों से आगे निकलने का हर तरीका आजमाया। लीना चंद्रावकर की तरह कईयों ने मद्रास से फॉर्म भरा,
ताकि प्रार्थना पत्र महाराष्ट्र के बजाय कहीं और से होने के कारण वो शुरुआती दौर में अलग दिखें। जतिन यानी कि राजेश खन्ना, जतिन ने तो मजाक मजाक में ही फॉर्म भर दिया था, इसलिए नहीं कि वो अंतिम दौर में पहुंचने वाले 6 प्रतियोगियों में से एक होगा, बस क्योंकि थिएटर से निकलना था और फिल्मों में कुछ करना था और मौका था, सो भर दिया। और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के एकमात्र जीवित सदस्य जे ओम प्रकाश को जतिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लगा था। जज्बाती दृश्यों के लिए कुदरती काबिलियत के साथ आस का पंछी 1961 में आई फिल्म, या आई मिलन की बेला 1964, या आए दिन बहार के 1966 जैसी फिल्मों के निर्माता जे ओम प्रकाश का मानना था कि जतिन आखिरी चरण तक जरूर पहुंचेगा। ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। यदि टैलेंट हंट प्रतियोगिता से बुलाए जाने से जतिन को हैरान किया था, तो अंतिम चरण में पहुंचने ने तो हक्का बक्का कर दिया। अंतिम दौर में पहुंचने वाले 6 लोग रहे होंगे, परंतु ध्यान का जो केंद्र था वो साफ साफ जतिन और विनोद मेहरा थे, और उनका मुकाबला इतना टक्कर का था कि कोई नहीं कह सकता था कि कौन सा अभिनेता एक दूसरे को पछाड़ देगा। आखिरी इम्तिहान के लिए उन्हें एक दृश्य अदा करने को दिया गया, और जहां शेष सब लोग तैयारी करने के लिए चले गए, जतिन वहीं खड़ा था, हाथ में दिए गए दृश्य को पकड़े। उसने उसे पढ़ने में काफी समय लिया। एक सीन जिसमें एक युवक अपनी मां का सामना करता है, और कई बार पढ़ने के बाद भी जतिन किरदार को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसने सिर उठाकर देखा तो जीपी सिप्पी को सामने खड़ा पाया। वो कुछ इंच सिप्पी की ओर बढ़ा और उन्हें उस किरदार के बारे में कुछ और बताने को कहा। जतिन किरदार की पृष्ठभूमि जानना चाहता था और समझना चाहता था कि कुछ अतिरिक्त जानकारी उसे किरदार को समझने में मदद करेगी। हैरान सिप्पी ने उस नौजवान को देखा और एक सीधा सा प्रश्न पूछा, जिसके मायने बोले गए 3 शब्दों से बहुत ज्यादा थे। थिएटर से हो? युवा अभिलाषी ने हां में सिर हिला दिया। इससे पहले कि सिप्पी कुछ और कहते, जतिन ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किरदार की उम्र क्या थी? वो कहां से था? अपनी मां के साथ उसका रिश्ता कैसा था? क्या मां ने उसे अकेले ही पाला पोसा था? उसके पिता क्या और वो अमीर था या गरीब? ये गोलाबारी सिप्पी के लिए जरा ज्यादा हो गई, जिन्होंने जतिन के हाथ से कागज ले लिया और कहा, कुछ भी कर दो। एक असली फिल्मकार सिप्पी थिएटर से नए आए किसी व्यक्ति के साथ भिड़ नहीं सकते थे। जहां तक उनका ताल्लुक था, जतिन जो चाहे कर सकता था, नया था और अनुभव भी नहीं था। जब जतिन की दृश्य सीन को पेश करने की बारी आई तो वो चलकर आगे आया और अपने ही एक नाटक से एक मोनोलॉग प्रस्तुत किया। सीन अपनी कमियों के एहसास से भरे हुए एक नौजवान के बारे में था जो यकीन नहीं कर पाता कि कोई लड़की, कोई भी उसको प्यार कर सकती है। जतिन ने शुरू से ही अपने को किरदार में डुबो दिया और उसको परखने वाले 12 आदमियों ने डायलॉग की एक लाइन के साथ अपने को अदायगी में अधिक से अधिक लीन होते पाया। एक अनुभवी हीरो की तरह जतिन ने पूरी कुशलता से अपने स्वर का उतार चढ़ाव बदला और दर्शकों को अपने साथ अदाकारी के रोलर कोस्टर पर लेकर चला गया। वो अपनी आवाज को बदलता रहा और इतना समझदार था कि वो इस बात पर नजर रखें कि निर्णायक उसके साथ कितना चल पा रहे हैं। और जब वो पूरी तरह जकड़े गए तो वो एक पल के लिए ठहरा। पूरी तरह बंधे हुए निर्णायक जो जज थे वो ये जानने को बेचैन थे कि आगे क्या हुआ, जो सीन पेश किया राजेश खन्ना ने। लेकिन जतिन कभी आखिरी चोट नहीं करना चाहता था। अभी बिना घबराए उसने लड़की का संवाद, जो डायलॉग था, वो बोला। लड़की अंत में बताती है कि वो अंधी है और शायद इसी वजह से जिस व्यक्ति से वो प्यार करने लगी उसके बाहरी रंग रूप से आगे देख नहीं पाई। जे ओम प्रकाश को उसके बाद क्या हुआ इतनी अच्छी तरह से याद रहा उस इंटरव्यू में जैसे कल की बात हो। वो कहते हैं कि जब उसने सीन खत्म किया और हम सब ने, शक्ति सामंत, नासिर साहब, चोपड़ा जी, एक दूसरे की तरफ देखा और जान गए कि ये एक कलाकार था जो वो सब कर सकता था जो इस मुकाबले का मकसद था।
इस निर्माता निर्देशक को याद है कि बांध लेने वाले अभिनय के बावजूद भी जतिन विनोद मेहरा को केवल 1 अंक से हरा पाया। और चाहे मुकाबला बराबर का था, निर्णायक के मन में कोई शक नहीं था कि विजेता कौन था। जतिन के साथ फरीदा जलाल, जो कुछ ही साल के बाद आराधना में काम करने वाली थी, को सह विजेता का पुरस्कार दिया गया। और उस समय 15 साल की लीना चंद्रावकर को लड़कियों में दूसरा स्थान घोषित किया गया। जो अभिनेता मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति से 1 रात पहले बुरी तरह रोया था, उसने न केवल टैलेंट हंट जीतने के लिए बल्कि हिंदी सिनेमा के चोटी के 1 दर्जन निर्माताओं से मुख्य भूमिकाएं पाने के लिए भी 10,000 हिस्सा लेने वालों को हराया था। उसका अंतहीन लगने वाला इंतजार छोटी छोटी भूमिकाओं के गौरतलब अदाकारी वाली भूमिकाओं में बदले जाने का, ताकि कुछ सार्थक हाथ लग सके, खत्म हो गया था। अचानक वो अपनी तकदीर का मालिक बन गया था और अब उसे अपने पैर जमाने के लिए शक्तिशाली लोगों के अहम को नहीं सहलाना पड़ेगा, जो अब तक उसे देखकर अनदेखा करते हुए पास से निकल जाते थे, जैसे जितेंद्र और संजीव कुमार। अभी भी अपनी महत्वपूर्ण फिल्मों फर्ज, जो कि साल 1967 में आई, और संघर्ष 1968 से कुछ वर्ष दूर थे। अपनी राह खेल देखती नई तकदीर के साथ जतिन ने पर्दे के लिए नया नाम भी अपनाने का फैसला किया। हर किसी द्वारा काका बुलाए जाने की वजह से उसे असली नाम जतिन या उसके औपचारिक रूप जितेंद्र की आदत ही नहीं थी। उसने अक्सर जितेंद्र को अपना स्क्रीन नाम बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन रवि कपूर ने पहले ही अपना नाम रख लिया था। हालांकि इस बारे में काफ़ी भ्रम था कि उसे उसका पर्दे पर नाम किसने दिया। उसके मामा के तलवार थे और उसके पिता ने या बड़े भाई ने। ये बात कई इंटरव्यूज़ में राजेश खन्ना ने खुद भी कही, लेकिन जे ओम प्रकाश इन बातों को कहते हुए ये शंका जाहिर करते हैं। जतिन की किस्मत उसे इंद्र के विजेता जितेंद्र से अधिक बनाने के लिए पुकार रही थी। उसे राजेश बनना था, राजेश यानी कि राजाओं का राजा। और अपने अपनाए गए नाम के अनुसार जतिन खन्ना अंततः बॉक्स ऑफिस का राजा बन गए और अपने से पहले और बाद में आने वाले राजाओं से वो अधिक चमके। एक ऐसी चमक जिसने साल 1969 से लेकर साल 1973 तक किसी दूसरे सितारे को चमकने नहीं दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।